अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज एक ऐसा मौजू मैंने इंतख़ाब किया है कि जो शायद हम बहुत अरसे से जिस पर गुफ्तगू सुनते चले आ रहे हैं कि लेकिन कभी कोई सही तौर पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाता। हमारे मसाइल का हल क्या है और हमारे मसाइल बुनियादी तौर पर हैं क्यों। पाकिस्तान में आपको तरह तरह के लोग भांत भांत की बोलियां बोलते नज़र आएंगे और कुछ चीज़ें बताएंगे कि इस वजह से हमारे मसाइल ज़्यादातर होते हैं। मसलन सबसे पहले कुछ लोग हैं कि जिनका अपना एक धंधा पूरी दुनिया के उन आलमी इस्तेमारी क़ुव्वतों से चलता है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए पाकिस्तान तरक्की नहीं करता। देखें ना जी, 25 करोड़ आबादी हो रही है, हम आबादी पे कंट्रोल नहीं करते। मुसलमान हैं, बच्चे पैदा करते चले जा रहे हैं, कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से लोग खाएंगे। दूसरा ये है कि फ़ौज है। देखें जी, फ़ौज है, इतनी बड़ी फ़ौज है, 1 रुपया हम कमाते हैं, 8 आने फ़ौज ले जाती है, 16 आने में से 12 आने फ़ौज ले जाती है, फिर यहाँ तक आएगा कि 90% फ़ौज ले जाती है, 10% खाते हैं। फिर तीसरे ये वो है कि देखें, पाकिस्तान में कभी एक सियासी निज़ाम तो आया नहीं, सब जमहूरियत चलेगी, जहाँ जमहूरियत होती है वहाँ लोग बात करते रहते हैं, इस तरह की सूरत हाल। चौथा ये है कि पाकिस्तान के अंदर उस तरह के रिसोर्सेज नहीं हैं जैसे दुनिया के बाकी मुल्कों में रिसोर्सेज होते हैं। तेल नहीं है और बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, तो पाकिस्तान तरक्की कैसे करे। इन पाँचों चीज़ों को, बल्कि 6-7 चीज़ों को अलग-अलग हम आपके सामने डिस्कस करते हैं कि इनमें पाँचों में से कोई एक भी वजह ऐसी नहीं है जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। पाकिस्तान दुनिया के अंदर सबसे पहले पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें, क्योंकि ये पॉपुलेशन प्लानिंग का जो नारा है ये अमेरिका ने 1950 में लगाया था और CIA की मशहूर 2 रिपोर्टें अब तो सामने आ चुकी हैं, जिसको एलिज़ाबेथ लियागन ने अपनी किताब के अंदर, जो मशहूर उसकी किताब है पॉपुलेशन और उसकी जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के हिसाब से बड़ी मशहूर किताब है, कि ये बुनियादी तौर पर अमेरिका ने ये लगाया था कि अगर मुसलमानों की ख़ास तौर पे आबादी बढ़ती चली गई और अगर वो नॉर्थ अफ्रीका में वैसी सूरत हाल होगी जैसे मेहदी सूडानी के ज़माने में हुई थी, तो ये हमें कच्चा खा जाएंगे। इसलिए मुसलमानों की आबादी को ख़त्म करने के लिए मुसलमानों के अंदर पॉपुलेशन प्लानिंग का प्रोग्राम शुरू किया जाए। उसका उल्टा असर ये हुआ कि वो जो ज़ाहिर बात है, पॉपुलेशन की दवाइयाँ जो ईजाद हुई तो मुसलमानों ने थोड़ी खानी थी, खुद भी खानी थी। तो उसका उल्टा असर ये हुआ कि यूरोप की इस वक्त आबाद सूरत हाल ये है कि 2025 से उनका जो डिक्लाइन आएगा, उससे आगे चलते चलते हालत उसकी ये हो जाएगी कि 2005 तक 50 तक आपको कोई यूरोपी गोरा नज़र नहीं आएगा। सारे वो लोग होंगे कि जो बाहर से आए हुए होंगे, क्योंकि आज भी 18 मुल्क दुनिया में ऐसे हैं यूरोप के कि जिनमें अगर वो बाहर से लोगों को ना बुलाएं तो उनकी सर्विसेज मेंटेन नहीं होती। हम दुनिया की 5वीं बड़ी कौम है आबादी के लिहाज से। आपको पता है कि पहली 4 कौन सी हैं? सबसे पहले चीन है, उसके बाद भारत है, उसके बाद अमेरिका है और उसके बाद इंडोनेशिया है। हम 4, ये चारों मिल के, पाँचों मिल के, 5वीं जो फर्स्ट 5 बड़ी कौमें हैं, ये दुनिया की 45% आबादी GDP में हिस्सा डालती हैं। दुनिया की जो पूरी की पूरी फसल होती है, इंडस्ट्री होती है, बाकी चीज़ें होती हैं, इनमें से ये 45% हिस्सा डालती हैं। और अगर बाकी 10 बड़ी आबादी के लिहाज से ममलकत को शामिल कर लिया जाए तो 70% हिस्सा डालती हैं। उसमें हमारा हिस्सा कितना है? 0.4, यानी एक पूरा 1% भी हम हिस्सा नहीं डालते। तो अगर आबादी ही तरक्की से रोक रही होती तो चीन की आबादी रुक जाती, तरक्की रुक जाती, भारत की तरक्की रुक जाती, खुद अमेरिका की तरक्की रुक जाती। वहाँ भी आबादी बहुत ज़्यादा है और हर साल 10 लाख बंदा मजीद लेके आते हैं उसके अंदर। वो कहते हैं अगर हम 10 लाख बंदा मजीद लेके नहीं आएंगे तो हमारे स्ट्रॉबेरी के फार्म पे कौन काम करेगा? हमारे मिसिसिपी के दरिया के साथ साथ जो हमारे कॉटन फार्म है उन पर कौन काम करेगा? फिर हमारी नॉर्मल लेबर जो है वो, यहाँ तक कि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर वो जो गार्बेज वर्कर होता है, जो कि सोमवार के दिन बड़े बड़े थैले इकट्ठे करके वो लेके जाता है, वो नहीं आएंगे तो हमारा तो मसला बन जाएगा।
तो पहली बात तो ये है कि ये बुनियादी तौर पर ऐसी मिथ है कि हम आबादी की वजह से तबाह बर्बाद हो रहे हैं। हमारे साथ हमारा हमारा पड़ोसी मुल्क जो है उसके अंदर हमसे कम से कम 6 गुना बड़ी आबादी है उसकी, और उसकी इसको तरक्की में आप आता हूँ कि वहाँ क्या कुछ नहीं हुआ और हमारे यहाँ क्या कुछ हुआ जिससे हमारी तबाही आई। दूसरा, फौज। अब ये भी हमारे मिथ बन गया हुआ। हमारे साथ ही एक मुल्क है जिसने हमसे साथ तरक्की की, उसका नाम है जनूबी कोरिया। मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि आप उनकी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, अब ये किया प्राइड इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। किसी ज़माने में जनूबी कोरिया जो था वो ऐसे था कि पाकिस्तान के अंदर आके कहते हैं बड़ी बड़ी सड़कें, ओ इस्लामाबाद, वो क्या मुल्क है, वो देखिए जी काला शाह काकू में मिलों की मिलें लगी हुई हैं। उसने सब 55 का जो हमारा प्लान था ना महबूबुल हक वाला, वो ले गए थे, उसको इम्प्लीमेंट किया। उसने 3 साल जंग लड़ी है, 3.5 साल नॉर्थ कोरिया के साथ, और उसका पड़ोसी हर वक्त उसके खिलाफ बरसरे पैकार रहता है, जैसे हमारा इंडिया। आपको पता है फौज पे कितना खर्च करता है? 44 अरब डॉलर सालाना, और हम कितना करते हैं? 12 अरब डॉलर तकरीबन। ठीक, उन्होंने 3 साल जंगें लड़ी हैं, हमने कितनी लड़ी हैं? एक 17 दिन की लड़ी है 1965 वाली, एक 6 दिन की थी 71 की। ठीक, 6 दिन के बाद हथियार डाल दिए थे ना हमने। एक उसके बाद हमने कारगिल की छोटी सी जंग लड़ी है, और 1948 की तो हमने लड़ी नहीं, तो जो कबायली बेचारे वहाँ से बंदूकें पकड़ के आ गए तो ये आज़ाद कश्मीर का इलाका आपको ले दी। तो एक तो ये कि अगर फौज ही किसी मुल्क की उसके ऊपर खर्चा जो है कमज़ोर करने वाला होता तो शायद सबसे बड़ी तबाही जो है वो इस वक्त कोरिया में ही होती कि 44। लेकिन आप सोचें कि इस वक्त दुनिया की 40% बड़ी कॉरपोरेशन जो हैं वो कोरिया की हैं, साउथ कोरिया की। कौन कौन सी चीज़ है जो आप उनकी, आपको मोबाइल से लेके, ऑटोमोबाइल से लेके, बाकी चीज़ों से लेके। उसके बाद तीसरी चीज़ होती है कि जमहूरियत नहीं है। आपको मुझे बताया कि चीन इस वक्त दुनिया की सबसे राइजिंग इकॉनमी है। चीन में कब इलेक्शन होते हैं? चीन में कब वोट डाले जाते हैं? चीन में कौन सी नवाज शरीफ की पार्टी और इमरान खान की पार्टी और उसके बाद उसकी क्या नाम है तीसरा कौन, जरदारी की पार्टी है? को बताए चीन की पार्टियों का नाम। एक पॉलिट ब्यूरो है, वो कहते हैं कि पॉलिट ब्यूरो के अंदर हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं, अंदर हम डिस्कस करते हैं, बाहर हम अपना इख्तिलाफ नहीं लेके आते, फैसला हो जाता है, उस पर चलते रहते। ये 4 चीज़ें तो ये हो गई। अब आते हैं जी कि हमारे पास रिसोर्सेस इस किस्म की चीज़ें नहीं हैं। ये मुल्क हमारे साथ बांग्लादेश था। आपको पता है कि बांग्लादेश में सबसे अहम तरीन प्रोडक्ट जो हम इस्तेमाल करते थे, हम भी इस्तेमाल करते थे, वो उनकी पटसन होती थी। पटसन की बोरियां इस्तेमाल किया जाती थी, आपको याद है। और बल्कि वो बंगाली भी कहते होते थे कि हमें लाहौर की और इस्लामाबाद की सड़कों से पटसन की बू आती है। अब आप देखें कि वहाँ पटसन तो दूर की बात, पटसन को वो इस्तेमाल ही उससे नहीं करते, क्योंकि कहते हैं जूट की सूरत हाल है कि बोरियाँ अब लोग वो नहीं करते। अब वो पॉलीथीन बैग आते हैं, आपको पता है यहाँ पर भी उस तरह का इस्तेमाल दुनिया पूरी में कहते हैं पटसन से कुछ और चीज़ें इस्तेमाल कर लेंगे, ये नहीं रहने देंगे। वहाँ एक एक पौधा जो है वो कॉटन का नहीं होता, कपास का एक। लेकिन दुनिया में 70 से 80% जो शर्टें हैं और जीन्स हैं और कपड़े बच्चों के, वो बांग्लादेश से जाते हैं। दुनिया से कॉटन लेते हैं और उनकी फैक्ट्रियां चलती हैं। आप अमेरिका चले जाएं, आप यूरोप चले जाएं, आप शानदार शर्ट खरीदें, पोलो की खरीदें, पीछे मेड इन बांग्लादेश लिखा होगा। तो इसका मतलब है कि किसी जगह पे कोई चीज़ पैदा होना भी ज़रूरी नहीं किसी मुल्क की तरक्की के लिए। तो ये सारे के सारे अवामल देख के पता चलता है कि हमारे साथ हुआ क्या है और हमारे साथ हाथ क्या हो गया है और किस किस ने इस मुल्क के साथ हाथ किया है, और उस मुल्क को ठीक कैसे किया जा सकता है। जब तक उन अवामल को ठीक नहीं किया जाए हम ठीक नहीं हो सकते। सबसे पहले तो आप इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के साथ जो खराबी आई और खिलवाड़ आई है, वो खिलवाड़ शुरू हुई है 1970 के बाद। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एक नारा लगाया, मैं कम्युनिज्म लेके आऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, सब कुछ। एक तो ये था कि हमने मशरिक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया था, और मशरिक़ी पाकिस्तान के बारे में हम ये तसव्वुर करते थे कि यार जो बंगाली चले गए, भूखे बंगाली, हम तो कमाल है ना, अपने भाई को भूखा कहते थे।
हम उनको पालते हैं, हमको ये करते हैं, वो करते हैं। ये मेरी उम्र के लोग हैं, उनको पता होना चाहिए कि यानी आम तौर पे हमारा मुहावरा था, ओ आए जना टाके बम गिराए। वो ढाका तुम्हारा अपना एक मुल्क है, कोई लाहौर का आओ आए जना लाहौर बम गिराए, तो अब बात करेंगे। उस 70 के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रही थी उसको उसने यूं रोकने की कोशिश की। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो थे बड़े ज़हीन आदमी, लेकिन एक इंतहाई कन्फ्यूज़्ड आदमी थे। उनके अंदर से उनका वडेरा ख़त्म नहीं होता था क्योंकि वो वडेरे थे। उनके अंदर से एक कच्चा पक्का कम्युनिस्ट ख़त्म नहीं होता था क्योंकि वो कम्युनिस्ट नज़रियात के लोग थे, कहते कि नहीं सरमायादार बड़ी बुरी चीज़ होता है। और तीसरी बात यह है कि उनके अंदर से एक और अहम तरीन चीज़ थी कि वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी के भी बड़े कायल थे। ये तीनों ने मिलकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तज़ादात का एक मजमुआ बना दिया था। वडेरा ख़त्म नहीं होता था, उन्होंने 35 से ज़्यादा अपने सियासी मुखालफिन को शहीद किया। डॉक्टर नज़ीर को शहीद किया, अब्दुल समद खान अचकज़ई को शहीद किया, ख्वाजा रफ़ीक साद रफ़ीक के वालिद ख्वाजा रफ़ीक को शहीद किया, लोगों को मिसिंग पर्सन किया, ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर को तबाह बर्बाद किया, उसके दोस्तों को किया। और साथ उसने कहा कि नहीं, ये जो सरमायादार हैं ये बहुत गलत चीज़ है। स्टैनले वॉलपोर्ट कहता है कि बुनियादी तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो अपनी माँ की वजह से बाकी सब लोगों से नफ़रत करते थे, क्योंकि उनकी माँ बुनियादी तौर पर एक ऐसे जगह से आई थी जो कि जिसको तस्लीम नहीं कर रहे थे लोग जो थे उसके ख़ानदान वाले, कि ये देखें वो स्टैनले वॉलपोर्ट करता है कि ए डांसिंग गर्ल हु पेव्ड हर वे इन द हार्ट ऑफ द ओल्ड वडेरो थ्रू डांसिंग, कि एक नाचने वाली खातून कि जिसने पुराने वडेरे के दिल के अंदर एक जगह बनाई थी डांसिंग के ज़रिए। और कहते कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वक्त अक्सर औकात भुट्टो साहब अपनी माँ का तस्करा करते हुए कहते हैं कि इन वडेरों ने मेरी माँ के साथ बड़ा जुल्म किया और मैं उसका इंतकाम लूँगा। तो ये उनको वॉलपोर्ट भी ये लिखता है, पीलू मोदी भी यही लिखता है कि उसको एक शदीद नफ़रत थी उन सरमायादार वडेरों से कि मेरी माँ जो थी वो सारी ज़िंदगी जो है, इसलिए कि भुट्टो साहब जब तक अपना उनका बड़ा भाई ज़िंदा रहा है उनको लाड़काना नहीं आने दिया उनका। जब वो फौत हुआ तो फिर भुट्टो साहब जो थे लाड़काना है, तो उनने एक तो नेशनलाइजेशन का वो पूरे प्रोसेस, एजुकेशन की तबाह बर्बादी जो है, तबाही और बर्बादी उन्हीं के ज़माने में भी कोई एजुकेशन नेशनलाइज हुआ। कराची में उर्दू लॉ कॉलेज से लेके इस्लामिया कॉलेज पेशावर तक नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से वो चीज़ होती थी, लेकिन उन्होंने उसको नेशनलाइज किया और फिर उसके बाद जैसे सरकारी तालीम का हाल होता है उसका सत्यानाश हो गया। बड़ी बड़ी मिलें लेके इस ब्यूरोक्रेट करप्ट ब्यूरोक्रेट को दे दी, ये घी मिल्स कॉरपोरेशन बना, फलां बना, सारे की सारी उसकी तबाही और बर्बादी का खासा वो हिस्सा जो था उन्होंने डाला। लेकिन उसके बाद जो असल किरदार आए हैं ना इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाने वाले, वो आए हैं कारोबारी। 1977 के बाद जब जनरल जिलानी ने लाहौर के एक खलंडरे किस्म के कारोबारी नौजवान को गवर्नमेंट कॉलेज की कंटीन से उठाया और फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। उन्होंने किया क्या इस मुल्क के साथ? उन्होंने ये किया कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर दो चीज़ों की तबाही फैला दी, क्योंकि कारोबारी आदमी जो होता है ना बड़ा आसान मनश होता है। आपने कभी किसी कारोबारी तबके के आदमी को देखा होगा जो कि बिज़नेस करता है? मैं सनतकार की और उसके किसान की बात नहीं कर रहा, दोनों मेहनत करते हैं। सनतकार भी अपनी मिल के अंदर बैठा होता है, वो देखता है कि मजदूर क्या कर रहे हैं, कितनी चीज़ें आ गई हैं, कितनी फिनिश गुड्स बन गई हैं, सब कुछ। कारोबारी आदमी में ही बैठ के कहता है, अच्छा चुड़िया बाज़ार का वो मेमन बैठा तो कहता है अच्छा ऑस्ट्रेलिया में से गंदम खरीद लो, और बाबा उसका जहाज़ थोड़ा थोड़ा आहिस्ता चलाओ, उसको रास्ते में जहाज़ को रोको, क्योंकि 2 महीने के बाद जो है गंदम की कीमत जो है वो अपना घाना में ज़्यादा सख्त होगी तो घाना में बेच दो। इसी तरह आपने फला जगह से कुछ माल खरीदो, जैसे आपने कभी जापान में जो लोग गए हों तो पाकिस्तानी जो हैं ये ओल्ड गाड़ियों का बड़ा कारोबार करते हैं, तो वहाँ से वो गाड़ी खरीदते हैं, उसी को वहाँ साफ़ सूफ कराया। जापानी बेचारे सख्ते तो बहुत साफ़ हैं, 3 साल बाद उनकी गाड़ी जो है वो ख़त्म नहीं होती, ख़राब नहीं होती, उसको उठाया अफ्रीका में बेची, रूस में बेची, यहाँ भी जो है रिकंडीशन के नाम पे यहाँ भी बेची। जो हमने 650 सीसी की गाड़ियाँ आ रही हैं वहीं से आ रही होती। तो उन्होंने सहल पसंदी जो है उसका हिस्सा होता है। उन्होंने ट्रेडर्स को खुली छुट्टी दी। मसलन मैं और आप बचपन में, जो मेरी एज के लोग हैं, जब मुझसे छोटी एज के भी लोग हैं,
बॉल पॉइंट्स पाकिस्तान के इस्तेमाल करते थे, अलेग्रो होता था, पियानो होता था, वो होता था। पेंसिलें हम डियर की पेंसिलें इस्तेमाल किया करते थे, पेन हम ईगल का इस्तेमाल किया करते थे, ठीक। लेकिन अब आप किसी भी दुकान के स्टेशनरी पे चल रहे, आपको जर्मन स्टैडलर मिलेगा, आपको इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की जो तमाम तर जितनी भी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल स्टेशनरी की चीज़ें वो मिलें। क्यों? हमने कहा क्या ज़रूरत है मेहनत करने की, मजदूर लगाने की, उधर से 5 रुपए की पेन ख़रीदो, यहाँ 5.5 की बेचो, 8 आने जेब में डालो, ख़त्म, दैट्स ऑल। ये जो स्विच होते थे, पियानो स्विच हमारे यहाँ बहुत अच्छे बना करते थे। हमने स्विचों के बारे में सोचा नहीं, चीन में बहुत अच्छे सस्ते मिल जाते हैं। वार्नर्स रोड का ताजर ने कहा, जा बेटा छोटा वाला जो है वो चीन चले जा, वहाँ से जाके ख़रीद के यहाँ पे ला के रखते हैं। जूते यहाँ पे बहुत अच्छे बनते थे, हमने यही किया। फिर यहाँ तक हालत ये आ गई कि हमने वो खित्ता, जिस खित्ते से पाकिस्तान से गंदम जो थी पूरे इंडिया के अंदर प्रोवाइड की जाती थी, भारत के अंदर, इसको फूड बास्केट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था, उसमें भी हमने कहा कि अपनी गंदम बेचो, क्योंकि ज़्यादा हो गई है, गोदाम में रख नहीं सकते। और फिर उसको सस्ते नामों बेचा, और जैसे यूक्रेन की गंदम जो है वो महंगी हो गई, उसको ख़रीदा, इधर से भी बेचते हुए कमाया, उधर से ख़रीदते हुए कमाया। तो इसने पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी को इस दुबई मॉडल के अंदर ढाला कि जिसमें हम एक काम करने वाली कौम नहीं रह गए। आप देखें, ईगल साइकिल यहाँ पर बनता था और सोराब साइकिल यहाँ पर बनता था। अब आप चले जाए नीला गुंबद, आपको कोई पाकिस्तानी साइकिल नहीं मिलेगा। वजह इसलिए कि साइकिल की जो प्रोडक्ट आती थी उनके ऊपर टैक्स इतना लगा दिया गया था कि बाहर से आने वाला साइकिल जो है, और रैले का साइकिल सस्ता हो गया था। क्योंकि अगर आप वहाँ पर उनको बनने देंगे तो फिर वो तो इंडस्ट्रीज कमाएगा ना, फिर दुकानदार तो थोड़ा कम कमाएगा। तो इसी तरह पाकिस्तान की बेशुमार ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि पाकिस्तान का तुर्रा इम्तियाज़ होती थी, वो चले गए। तो ये बुनियादी तौर पर हमारा जो एक स्ट्रक्चर था उसको तबाह किया हमने, और एग्रीकल्चर को भी और इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को भी। दूसरा, हमने तबाही बर्बादी की हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने। वो पाकिस्तान की तबाही के अंदर मेरा अपना ईमान है कि 80% हिस्सा इनका है। इन सियासतदानों को एक लफ्ज़ नहीं पढ़ना आता, ना समझना आता है, ना बोलना आता है। इनको सिखाते सब कुछ नहीं है, इनको ढंग बताते सब कुछ नहीं है, करप्शन के रास्ते। 40,000 स्कॉलरशिप आए थे 1981 के बाद, जब पाकिस्तान ने जंग लड़ने शुरू किए ना अमेरिका की, तो 40,000 स्कॉलरशिप आए थे। और उन्होंने कहा हिंदुस्तान को नाराज़ नहीं करते, यूएसएड के स्कॉलरशिप थे, उन्होंने 40,000 यूएसएड के स्कॉलरशिप इंडिया को भी दे दी। जो भी हुक्मरान था वहाँ पर, बेशक वो गुलजार नंदा था या वो देव गौड़ा था, या उसके साथ साथ उस ज़माने के अंदर जो भी हुक्मरान आए थे, कोई इंदिरा गांधी आखिरी दबा, राजीव गांधी था, उन्होंने कहा इन स्कॉलरशिप में से सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंसेस में बच्चे पढ़ने जाएंगे, उसके बाद किसी और जगह नहीं जाएंगे। हमने 40,000 स्कॉलरशिप ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों को, कर्नल्स के बच्चों को, जनरल्स के बच्चों को, कई भी बच्चों को, सबको दिए, खुद दिए। मुझे अपनी तो अच्छी तरह याद है कि मुझे ऑफर हुए स्कॉलरशिप, मैंने कहा मैं नहीं जाना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को भिजवाना, मैंने कहा मैं नहीं भिजवाना चाहता हूँ। मेरे कलीग जो थे वो लेके जा रहे थे स्कॉलरशिप, 2-2, 3-3 महीने में गुजार के MPA की संदेह लेके आ गए, उसके बाद उस स्कॉलरशिप को उजाड़ दिया। उन 40,000 स्कॉलरशिप से हुआ क्या? भारत के अंदर इस वक्त 47% जो इस वक्त दुनिया की डिजिटल इनकम है वो इंडिया से होती है। 185 अरब डॉलर वो इंडिया कमाता है उस सिलिकॉन वैली से, उस कंप्यूटर से। 185 बिलियन डॉलर जो है सऊदी अरब के तेल से ज्यादा कमाई है। एक रुपया या नहीं, तू जा, तू किसे जाना स्कॉलरशिप, तू उससे जा, तू उचाड़ा। हम तो उसको नौकरी मत, हमें तो सब ने उजड़ते, हमने देखा सारे का सारा। हेलमेट पे लोग बैठे होते, हार्वर्ड का स्कॉलरशिप ले लो, फलाने का ले लो, नहीं ले तो आरती लिटिल का ले लो, फलाने का ले, दुनिया जान उजाड़ने के ऊपर लगी। उसके बाद पॉपुलेशन हमारे पास थी, हमने उस पॉपुलेशन पे ऊपर कोई इन्वेस्ट नहीं किया। पॉपुलेशन में करने का मैं होता है कि उनको आप कुछ हुनर सिखाएं,
उनकी सेहत की सहूलियात बेहतर करें, उनकी इर्द गिर्द की ज़िंदगी गुजारने की सहूलियात बेहतर करें, जैसे चीन ने की। चीन ने जब उसको की तो उसको एक ऐसा वर्कर मुयस्सर आ गया कि जो वहाँ इत्मीनान से बैठ के काम करता था। हमने क्या किया, हमने कहा नहीं, मियाँ साहब ने जाना है पिंडी से लाहौर, या जीटी रोड पर बड़ी ट्रैफिक फंसती है, करें क्या, मोटरवे बनाओ। इंडिया की सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाली सड़क कौन सी होगी? दिल्ली से आगरा, सबसे बड़ी। मैं उस सड़क पे गया हूँ 2007 में। दिल्ली से आगरा वो सड़क है जिसमें दुनिया का हर बड़ा हुक्मरान आता है। ताजमहल तो सबने देखना होता है, जैसे हमारे यहाँ बादशाह मस्जिद शाही किला दिखाते हैं। हर सयाह आता है, दुनिया का सयाह पाकिस्तान से कम से कम 200 गुना ज़्यादा इंडिया में आते हैं। पाकिस्तान की जीटी रोड से भी बुरी हालत थी उसकी। जयपुर से लेके राजस्थान तक जो सड़क जाती है उसको एक्सप्रेस वे उन्होंने बनाया हुआ है। तबाह बर्बाद। वो उनकी जो जंगले वंगले उखड़े हुए थे, उन जंगलों की जगह भैंसें वैसे चल रही थी, हालांकि राजस्थान के कल्चर को दुनिया भर में बेचने के तरपे हुए। कहाँ खर्च किया उन्होंने? अपने मुल्क के लोगों को वो हुनर सिखा दें जिस हुनर से वो आगे ज़िंदगी गुजार सकें। अमेरिका की इस वक्त 80% मल्टीनेशनल कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव भारत से हैं। क्यों? दे इन्वेस्टेड इन एजुकेशन। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था कि वी आर नॉट कंप्लेसेंट इनफ बट वी शुड नॉट कंसिडर द थ्रेट्स ऑफ इंडियन एंड चाइनीज इकोनॉमी। हम बिल्कुल इतने भोले नहीं हैं कि हमें इंडिया की और चाइना की इकोनॉमी का खतरा महसूस ना हो। एंड द इंडियन इकोनॉमी इज मोर अ थ्रेट टू अस बिकॉज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज वेल इन प्लेस। भारत की मीशत से हमें ज़्यादा खतरा है क्योंकि भारत का जो तालीमी निज़ाम है वो बहुत बेहतर हो चुका हुआ है। हमने कहा नहीं, लाहौर छाप दो, वो लाल बस बनाओ। $40 बिलियन का हमने कर्जा लिया और बनाया क्या उसमें से? मुल्तान का मोटरवे, जिसके आज 6 साल गुजरने के बावजूद भी 2 सर्विस एरियाज जो हैं वो बराबर काम नहीं कर सके, कोई गाहक नहीं। बजाय इसके कि हम कुछ उनमें करते। हो क्या रहा है? ये मोटरवे बन रहा है, उसमें मैं और आप जो हैं और मकबूल की गाड़ी भी अच्छी लगती है मुझे। क्या बात है यार, 5 मिनट मुल्तान पहुंच जाएगा। उसके एक तरफ भी 2 करोड़ भूखे, नंगे, बेरोजगार, बीमार, लाचार, न पानी, न बिजली, न सेहत, न तालीम। दूसरी तरफ भी 2 करोड़ भूखे, नंगे, बीमार, लाचार, न सेहत, न तालीम, न एजुकेशन। आज भी आप वहाँ से गुजरे, ऐसा लगता है 1000 साल पुरानी को ज़िंदगी गुजर रही। वो थापियाँ लगी हुई हैं, वो एक बड़े से बहुत बड़े बरगद के नीचे एक चारपाई बिछी हुई है, उसके अंदर 2 भैंसें बंधी हुई हैं। उन भैंसों को देख के वो कहता होगा बच्चा, बेटा ये देखो तुम्हारा दादा ऐसे रहता था। लेकिन नवाज शरीफ ने और जरदारी ने दादे की जगह पे हमें रख दिया, दादे के पोते वाली ज़िंदगी हम ना दे सके मॉडर्न। तो ये बुनियादी इन्वेस्टमेंट, ये जॉन परकिंस कहता है जब हम किसी दुनिया में किसी मुल्क को तबाह करना, उसकी किताब है कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, इतराफात एक इकोनॉमिक हिटमैन। हम तबाह करने जाते हैं तो हम उस मुल्क को इंफ्रास्ट्रक्चरल कर्जे देते हैं, हम उनको तालीम पे कर्ज नहीं देते, हम उसको सेहत पे कर्ज नहीं देते, हम उनको किसी और चीज़ पे कर्ज नहीं देते जो उनको चीज़ें बना सकें। हम उनको कहते हैं तुम मोटरवे बना लो, हम उनको कहते हैं एयरपोर्ट बना। दुनिया में तरक्की का पैमाना ये है कि उस मुल्क का बस का अड्डा, उस मुल्क का रेलवे स्टेशन और उस मुल्क का हवाई जहाज़ का एयरपोर्ट एक जैसा नज़र आए। ईरान चले जाएं, आपको बस जो है वो एयरपोर्ट की तरह नज़र आएगी, बस का अड्डा भी, रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तरह नज़र आएगा। आप देखें, एक बदामी बाग है, दूसरा जो है रेलवे स्टेशन है, और तीसरा है वो जी सिंगापुर, जहाँ के एक वज़ीर आला होते थे, मैं नाम लेना चाहता, मैं उनके साथ काम करता रहा हूँ। उन्होंने अपने PHA के सरबराह को बैंकॉक और सिंगापुर भेजा था कि जाओ जाके पौधे लेके आओ, कैसे हम पौधे यहाँ लगाएं। और वहाँ 3-4 महीने में जाके वो आया था और उसने कहा था ये पौधा इधर लगा। ये जो कंगी पाम है, आपको पता है कितना महंगा होता है? ये है हमारी इन्वेस्टमेंट जिसने हमें लॉपसाइडेड सूरत हाल के अंदर शिकार की। अब आते हैं जमहूरियत, उसके अपने डिस्कस किया चाइना।
मिलिट्री 44 बिलियन, यहां 4 बिलियन। ये है वो पाकिस्तान का वो अलमिया कि जिसमें एक तो हमने पाकिस्तान के रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया, दूसरा हमारी पॉलिसी इस किस्म की थी, तीसरी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और हमारी सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी। हम कहते हैं भारत हमसे तरक्की कर गया, हमारे जैसे लोग हैं, नाक नक्शा हमारी तरह, जुबान भी हमारी तरह बोलते हैं, डांस भी हमारी तरह करते हैं, भंगड़ा भी हमारी तरह का डालते हैं, नहारी भी हमारी तरह की खाते हैं, भले पकौड़ियाँ भी हमारी तरह, वो तरक्की कैसे कर गए हमसे ज़्यादा। पहला वज़ीर आज़म कौन था? जवाहरलाल नेहरू। और आखिरी कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक किसी एक वज़ीर आज़म का, किसी एक वज़ीर का एक मरला ज़मीन भी इंडिया से बाहर नहीं, एक मरला। किसी जर्नैल की बाहर नहीं है, किसी एक्स ब्यूरोक्रेट की बाहर नहीं है, बड़े की। मैं 2007 में गया था, मैं सेक्रेटरी आर्कियोलॉजी से मिला था, 22 ग्रेड का अफसर जैसे हमारा होता है, उसकी गाड़ी जो थी जिसमें वो आता जाता था दफ्तर से, वो मारुति थी जैसे हमारी सुजुकी एफएक्स होती है, और उसकी बीवी उसको टिफिन बना के देती थी जाके वो खाए वहां से, और टिफिन लेके उतरा था वो मेरे साथ, और उसी टिफिन को उसने खोल के मुझे खाना खिलाया था। जिस डिप्टी कमिश्नर से मैं मिला औरंगाबाद में, बाकी उसके दफ्तर में आज भी एयर कंडीशन नहीं था, उसका पंखा चल रहा था, वो जो बड़ा वाला, वो अंग्रेज के जमाने में 3 पैरों वाला बड़ा लगाया हुआ था, और वो पुरानी विली जीप के अंदर आया था। उनके कोर कमांडर्स के घर जो थे वो फ्लैट्स में थे। वो आज भी एक बहुत बड़े लंबे चौड़े ऊंचे 4 मंजिला फ्लैट्स के अंदर उनके जनरल्स रहते हैं। अंग्रेज उनको बना के नहीं देके गया था डिप्टी कमिश्नर का घर। मैं जिस सिबी के डिप्टी कमिश्नर के घर में रहता, 35 एकड़ का घर था वो। जिस चागी के डिप्टी कमिश्नर के घर में रहता था, वो पहाड़ी के ऊपर था, वो 110 एकड़ का घर था वो। जिस लाहौर के कोर कमांडर के घर की बात है, जैसे जिना उसके कहते हैं, वो खैर उसकी कंट्रोवर्सी भी और है, जिना साहब तो बेचारे केस लड़ते रह गए, उनको कब्जा नहीं मिल सका उसका, वो हाई कोर्ट में पेंडिंग केस पड़ा हुआ है उसके। वो कभी किसी का आर्मी का क्लेम था कि हम इसको जीओसी बनाएंगे 1940s के अंदर, फिर 60s के अंदर कहा कि हम इसको मेजर जनरल का घर बनाएंगे। मैं जिस जमाने में 25 FF में 3 महीने की एज अ कैप्टन ट्रेनिंग की थी, जिस वक्त सिविल सर्विस की लाजमी ट्रेनिंग होती है, आप हैरान होंगे कि सिर्फ कर्नल के पास गाड़ी होती थी, ना किसी मेजर के पास गाड़ी थी, ना किसी कैप्टन के पास गाड़ी थी, ना किसी लेफ्टिनेंट के पास गाड़ी थी। एसटीडी टेलीफोन नहीं होते थे। हम जब असिस्टेंट कमिश्नर लगते थे तो हमारी पुरानी दोस्ती जो यूनिट्स वाले होते, वो बेचारे आते थे, कहते मैंने बाप को फ़ोन करना है, तुम्हारे फ़ोन दफ्तर से फ़ोन कर ले। हमने कहाँ इन्वेस्टमेंट की? फिर हमने टैक्सेशन का और इन्वेस्टमेंट का तबाह बर्बाद, हमने 2 जगह पे लोगों को इन्वेस्टमेंट करने दिया। एक कहाँ पे दिया? ट्रेडर्स में, और दूसरा ट्रेडर्स में क्यों करने दिया? हमारे रिश्तेदार थे। हमारा ब्रांडस रोड, हमारा हाल रोड, हमारा बीडन रोड, हमारा जुड़िया बाजार, हमारा सोल्जर बाजार, हमारे लोग थे, हमें पैसे देते थे, हमारे लिए कीमे वाले नान बनाते थे, हमारे लिए बिरयानी लेके आते थे। हम क्यों ना उनके ऊपर टैक्स लें? पूरी की पूरी लिबर्टी मार्केट जो है 25 लाख रुपए टैक्स देती है, जबकि मैं अकेला जब सिविल, अब तो मगर मुझे मेरे पर पाबंदी लगा दी हुई है, अकेला 23 लाख रुपया टैक्स देता था साल का, जो कटता था उसमें से, जब मैं टीवी में काम करता था और उससे करता, कोई टीवी की तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हुई, तभी तो उन्होंने खरीदा है सबको, तभी तो सारे चुप हैं कि इतनी इतनी बड़ी तनख्वाहें कौन छोड़े, 50 लाख रुपये महीना कौन छोड़े, 40 लाख रुपये महीना कौन छोड़े। अकेला पूरी की पूरी लिबर्टी बात। जिस जमाने में बूम था 92 के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर का, पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने 4 लाख रुपए टैक्स दिया था। जेती पान वाला रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, फलाना पान वाला रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, खोखे वाला जो है 50,000 रुपया टैक्स देगा, इनकम टैक्स अफसर को रिश्वत देगा, 15,000 रुपया टैक्स नहीं देगा वो। दूसरा हमने क्या किया? प्रॉपर्टी। क्यों? आप सोचें, दुनिया में सबसे कम टैक्स जो है प्रॉपर्टी के ऊपर है। मैं एक कनाल के घर में रहता हूं डिफेंस में,
मैं जो टैक्स देता हूँ उसका टोटल मिला मिलू के वो ऐसे लगता है कि जैसे मैंने कोई एक गिलास खरीदा हुआ उसका पानी पीने का टैक्स देता हूँ। शब्बरजादी ने टैक्स लगाया, उसको जनरल बाजवा ने बुला लिया, अगर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया तुम प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाते हो। शायद कारदार हमारे दोस्त, उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स की तजवीज़ दी। उसने कहा दुनिया में कहीं नहीं होता, एक आदमी है उसने 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, घर बनाया है, आप उसका किराया उसको आता है, उस पर टैक्स नहीं लगाते हो। हमने कब्रें बनाई हैं, ये 10 करोड़ की कब्र है, ये 12 करोड़ की कब्र है, ये 20 करोड़ की कब्र है, ये 50 करोड़ की कब्र है। तो हमारा पूरा अलमिया ये है कि इस सारे मामले के अंदर हमारे यहां करप्शन की वो सतह है, वो लेवल है, वो जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हम सिविल सर्विस में भर्ती होते हैं, सारी जिंदगी की दौलत याशी सब कुछ हमारे सामने होता है। फॉर्च्यूनर की गाड़ी ले दो अपना। आप सोच सकते हैं कि जिस वक्त मैं असिस्टेंट कमिश्नर भर्ती हुआ था तो उस असिस्टेंट कमिश्नर के पास गाड़ी नहीं होती थी, और हमारे लिए वो गाड़ी में तो बेचते थे, यार एसी साहब के लिए तुम फ्रंट सीट गाड़ी बस में ले आओ ताकि वो चला जाए। फ्रंट सीट बेचारा एक दो पैसे, जैसे हम लोग करते हैं, यार बेटे को भेज दिया जाके, मतलब बगैर सूरी नहीं, जाके बाप की सीट रख लो, वो बाप की सीट रख लेता है। लेकिन फिर ऐसा ऐसा गाड़ियाँ आनी शुरू। फिर जब मैं डिप्टी कमिश्नर लगा तो मैं हर जगह मुझे 0 मीटर मिलती थी। पजारो उसको ख्वाब होती थी, मेरे पास होती थी। लैंड क्रूजर उसको ख्वाब होती थी, मेरे पास होती थी। आज फॉर्च्यूनर ख्वाब है असिस्टेंट कमिश्नर का ख्वाब। हमने गाड़ियाँ, आप देख लें, आप किस पूरे सेक्रेटेरिएट में एक कमरे में एयर कंडीशन होता था, आप कौन सा कमरा है जहां एयर कंडीशन? मोहम्मद खान जुनेजो ने 20 ग्रेड से नीचे एयर कंडीशन उतार दिए थे। मोहम्मद खान जुनेजो ने सुजुकी कारों के अंदर ले गए थे, और ये इतने नवाब के बच्चे थे कि उन्होंने फ्रंट सीट वाली ड्राइवर की सीट है वो उखाड़ के बाहर फेंक दी ताकि उनकी टांगें जो है वो आगे लंबी होते नजर आ जाए, और 2 साल में उसको उड़ा के परे मारा था। तो हमारा अलमिया ये नहीं है कि हम पॉपुलेशन ज्यादा है। मैंने आपको बता दिया, अगर पॉपुलेशन ज्यादा ही मसला होता तो हमसे 4 मुल्क ज्यादा पॉपुलेशन वाले हैं, वो तबाह बर्बाद हो चुके थे। चीन तबाह बर्बाद हो जाता, भारत तबाह बर्बाद होता, अमेरिका हमसे ज्यादा वो तबाह बर्बाद हो जाता। और फौज के अखराजात का ताल्लुक है तो हम कोरिया तबाह होता, वियतनाम तबाह हो जाता। भाई हमने वियतनाम से बड़ी जंग लड़ी है, वियतनाम की इकॉनमी हमसे ज्यादा है, वियतनाम हमसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। हमने बांग्लादेश से ज्यादा लूट मार हुई है, उसको हमने भी लूटा, उनको इंडिया ने भी लूटा जाके वहां पर। पूरे का पूरा टीवी स्टेशन उठा के ले गए, बैंक्स उठा के ले गए। हमारा जहां बरबाब जो है, जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बना था, उसके मुदरमान कमीशन रिपोर्ट कहते हैं कि नेशनल बैंक के सारे नोट उठा के ले आ गया था। रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। आज उसके फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान से 100 गुना जा रहा है। वजह सिर्फ एक है कि हमने गिरबान नहीं पकड़ा उन लोगों का कि जिन लोगों ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया। और अब हालत यह है कि 125 अरब डॉलर हम पर कर्जा है, और सबसे शानदार कामयाब बेहतरीन वजीर खजाना वो होगा कि जो कहीं से और कर्जा ले आए ताकि कर्जे की किस्त अदा हो जाए। इसके अलावा और कोई साइंस है ही नहीं रह गई। क्या है? ओ जी बड़ी कोशिश की है हमने, साउकडार साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी कोशिश की है, हमारे बरादर ममालिक से कर्जा ले आए, बरादर ममालिक से चीन कर। ये हमारी अचीवमेंट है, हम तालियां बजाते हैं, हम उस पर रब का शुक्र अदा करते हैं। लानत है सूद के कर्जे के ऊपर और सूद के कर्जे के अंदर जिंदगी गुजारने वालों का। ये है हमारा हाल, और इसकी बुनियादी वजह सिर्फ यही है कि हमें हमारी उस लीडरशिप ने आज इस हाल पर पहुंचाया है, और इसी का मातम है। ये जब तक ठीक नहीं होता मामला आगे नहीं बढ़ सकते।